अच्छा, स्लाइड्स शो हो रही हैं आपको? अभी तो नहीं, अभी एक ही बिस्मिल्लाह वाली शो हो रही मैम। हाँ जी, आगे मूव किए हैं, हो रही है मूव आपके पास? जी, डी ब्लॉक हो रही हैं अब, हो रही। ठीक है जी। आज हमने स्टार्ट करना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं, तो उनमें से जिसको आज हम स्टडी करेंगे वो है ग्रुप थर्ड एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं कौन से प्रोजेक्ट टेबल में। पी ब्लॉक एलिमेंट है ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक के जो ग्रुप हैं ये आते हैं पी ब्लॉक के अंदर, क्योंकि जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पी सब शेल में आएंगे, जिस वजह से इन्हें कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अब आज हम स्टडी करेंगे इसमें से जो ग्रुप 13 है इनको। फैमिलीज़ की बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट फैमिलीज डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, जिनमें अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये हम स्टडी कर चुके हैं। बोरॉन फैमिली जिसको आज हमने स्टडी करना है। नेक्स्ट हम कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन एंड नोबल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट पे जो है वो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स, और इनको हम देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो जो डिफरेंट फैमिलीज प्रोजेक्ट टेबल में एग्जिस्ट करती हैं उनमें ग्रुप नंबर 1 जो है वो अल्कली मेटल्स का है, ग्रुप 2 जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का है। उसके बाद 3 से 10 तक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। 13 की बात करें तो 13 को हम बोलते हैं बोरॉन फैमिली। नेक्स्ट जो ग्रुप कार्बन ग्रुप फैमिली है ग्रुप 14, और नाइट्रोजन फैमिली है ग्रुप 15, ऑक्सीजन फैमिली है ग्रुप 16, हेलोजन फैमिली है ग्रुप 17, और नोबल गैसेस हैं ग्रुप 18। जो ग्रुप फर्स्ट है इनके वैलेंस शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जो ग्रुप 2 है इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो ग्रुप 13 है इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप 14 के वैलेंस शेल में 4 होते हैं। ग्रुप 15 के वैलेंस शेल में 5 होते हैं। ग्रुप 16 के वैलेंस शेल में 6 होते हैं। ग्रुप 17 के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 8 होते हैं, जिसका मतलब है कि इनका ऑक्टा जो होता है वो कंप्लीट होता है। फैमिली हम बोलते किसको हैं, ग्रुप्स को ही हम फैमिली भी बोल रहे होते हैं। और ग्रुप हम किसको कहते हैं, प्रोजेक्ट टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इन्हें हम ग्रुप्स भी कह रहे होते हैं, और इन्हीं को फैमिलीज भी कह रहे होते हैं। फैमिली कहने की रीज़न ये होती है कि इनकी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन एलिमेंट्स की जो एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं वो सिमिलर होती हैं। इन सिमिलरिटीज़ की वजह से इनको एक फैमिली कंसिडर किया जाता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 से 18 तक हैं। अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो NS2 NP 1 से 6, मतलब होता ये है कि S जो सबशेल होते हैं इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P के अंदर जो है वो मैक्सिमम 6 होते हैं। तो जैसे हम ग्रुप 13 की बात करेंगे तो इनके P में एक ही होगा, ग्रुप 14 में जो है वो P के अंदर 2 हो जाएंगे, इस तरह से ये वेरी करते रहेंगे। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनके आएंगे P ऑर्बिटल के अंदर ही, इसीलिए इनको P ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स को, और नॉर्मल जो हैं वो S ब्लॉक और P ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इनको नॉर्मल एलिमेंट्स कहा जाता है, और इन्हीं को ही रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कंसीडर किया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव के अलावा दूसरे होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसमें D ब्लॉक और F ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। यानी S और P जो है ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, और जो D और F है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। तो ग्रुप 13 की हमने बात करनी है। ग्रुप 13 का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो बोरॉन है। तो आज हमने जिसको डिस्कस करना है वो यही बोरॉन फैमिली है। बोरॉन फैमिली के अंदर एलिमेंट्स आते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। एक तो ये एलिमेंट्स के नाम अच्छे तरीके से याद रखने हैं, इनकी बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स मिल जाती हैं आपको, अगर आपने पहले किसी शॉर्ट फॉर्म से याद किए हुए हैं तो वो भी ठीक है।
बोरॉन इज़ फेयरली रेयर एलिमेंट। बोरॉन जो होता है वो काफ़ी लो क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है नेचर के अंदर। ऑलमोस्ट 0.0001% बाई मास ये अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। इसी ग्रुप का जो नेक्स्ट एलिमेंट है बोरॉन के बाद वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मोस्ट अबंडेंट मेटल है जो कि अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, यानी मेटल्स में ये मोस्ट अबंडेंट है। और वैसे ये थर्ड नंबर पे आता है एलिमेंट्स में से जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। यानी अर्थ क्रस्ट में दोनों तरह के एलिमेंट्स हैं, मेटेलिक भी है, नॉन मेटेलिक भी है। तो मेटेलिक में ये नंबर 1 जो हाईएस्ट परसेंटेज जो होती है वो एल्यूमिनियम की होती है। टोटल मिला के देखिए मेटेलिक नॉन मेटेलिक को, तो उनमें से जो मोस्ट अबंडेंट होते हैं वो ऑक्सीजन होती है अर्थ क्रस्ट में 45.5%। फिर सेकंड पे है सिलिकॉन 27.7% और थर्ड पे ये एल्यूमिनियम होता है 8.3%। तो ये थी इनके जनरल अकरेंस। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से आज हमने जिस ग्रुप को देखना है उनके एटॉमिक नंबर्स भी आप लोगों ने अच्छे से याद रखने हैं। बोरॉन का 5 होता है, एल्यूमिनियम का 13, गैलियम का 31, इंडियम का 49 और थैलियम का होता है 81। यहाँ पे जो आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं ये पिंकिश कलर के साथ, ये हैं नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स इन पी ब्लॉक में एलिमेंट्स में से। जो आपको ये ग्रीनिश शेड में नज़र आ रही है ये है मेटेलॉइड्स, जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और जो आपको ये क्रीम से ऑफ वाइट से कलर में नज़र आ रहे हैं ये होते हैं मेटल्स। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो बोरॉन की हमने अभी ऊपर देखा है कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। पहले हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो यहाँ हीलियम तक तो इसके सेम वही होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2 बनेंगे हीलियम की। उसके बाद 2s2 और 2p1, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। यहाँ अगर आप नोटिस करें तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आ रहे हैं p के अंदर, और कितने आ रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन। यानी इसका वैलेंस शेल बनता है ये सेकंड, जिसमें s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो टोटल मिला के अगर आप देखें तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। इस तरह से एल्यूमिनियम की बात करें तो नियॉन तक तो सेम नोबल गैस वाली कन्फिग्रेशन है, उसके बाद 3s2 3p1, तो इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो p ऑर्बिटल के अंदर ही है और टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं इसके भी वैलेंस शेल में, जिसमें 2 जो है वो s के अंदर है और 1 जो है वो p में है। उसके बाद गैलियम की बात करें तो आर्गॉन तक सेम है, उसके बाद 3d10 4s2 और 4p1। तो यहाँ पे जो न्यू इन्वॉल्वमेंट हुई है वो d ऑर्बिटल की हुई, जिसके अंदर 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं d के अंदर। उसके बाद जो वैलेंस है वही s और p मतलब p के अंदर होते हैं, और टोटल आखिरी शेल में 3 हैं जिनमें 2 s में है और 1 p में है, और वैलेंस ऑर्बिटल जो है इनका वो p है, जिस वजह से हम इनको पी ब्लॉक एलिमेंट कह रहे हैं। इस तरह से इंडियम की बात करें तो क्रिप्टॉन तक तो सेम है, आगे डी के अंदर 10 है, 5s2 5p1। इस तरह से अगर हम बात करें नेक्स्ट एलिमेंट की तो वहाँ पे जीनॉन तक थेलियम की, उसमें जीनॉन तक तो नोबल गैस की कन्फिग्रेशन है, आगे उसमें f ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो रहा है। f के अंदर मैक्सिमम 14 होते हैं, 14 f में आने के बाद 10 जो है वो d के अंदर है, फिर s और p, यानी वैलेंस इसमें भी p ऑर्बिटल ही है। तो यहाँ जहाँ जहाँ पे d और f ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट हो रही है वहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ पे भी इफेक्ट होता है इस चीज़ का, वो नेक्स्ट हम देखते भी हैं कि क्या होता है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सम टाइम पूछ ली जाती है कि आइडेंटिफाई करें या मार्क करें इसमें से फलां एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सी है, तो इस लिहाज से आपने इनको माइंड में रखना है। या f ऑर्बिटल इनमें से किसके अंदर इन्वॉल्व होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हैं, तो वो है थैलियम। एटॉमिक साइज़ की बात करें तो यूजुअली जब हमने एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड देखा था, या आयोनिक साइज़ का कहते हैं, तो एटॉमिक साइज़ यूजुअली हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं वो इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे भी किसी हद तक वो इंक्रीज़ ही होता है, लेकिन कुछ डेविएशंस हैं तो उनको भी आपने माइंड में रखना है। तो पहली बात तो ये कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फॉर ईच सक्सेसिव मेंबर 1 एक्स्ट्रा शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडिड, कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जा रहे होते हैं नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही होती हैं, लेकिन डेविएशन जो हमें देखने को मिलती है वो इस एल्यूमिनियम और गैलियम में आपको देखने को मिलती है। अब होना ये चाहिए कि एल्यूमिनियम का साइज़ स्मॉल होना चाहिए और गैलियम का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डेविएशन ये होती है कि गैलियम का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है और एल्यूमिनियम का थोड़ा बड़ा होता है।
उसकी रीज़न ये बताई जाती है कि गैलियम के अंदर, जैसे अभी आपने देखा कि डी ऑर्बिटल के अंदर होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, और डी सबशेल की जो शील्डिंग होती है वो बहुत पुअर होती है। शील्डिंग क्या होती है, स्क्रीनिंग क्या होती है, वो ऊपर पहले हम देख चुके हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ में, कि होता यह है कि जो सेंट्रल शेल्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के जो अट्रैक्शन होती है उसको शील्ड कर लेते हैं, जिस वजह से न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को उतना प्रॉपरली अट्रैक्ट नहीं कर पाता। एस की स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा होती है, न्यूक्लियस के करीब होता है ज़रा ये। उसके बाद पी की जो शील्डिंग होती है या स्क्रीनिंग होती है वो एस से थोड़ी सी पुअर होती है, और डी की उससे भी ज़्यादा पुअर होती है, और एफ की भी पुअर होती है। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल के अंदर जो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, डी ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस अट्रैक्शन जो है वो लास्ट शेल पे काफ़ी ज़्यादा रहती है, जिस वजह से गैलियम का साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। और बाकी जो है इंडियम और थैलियम का तो वो इंक्रीज होता है जनरल ट्रेंड में। अब देखिए यहाँ पे गैलियम का जो है वो 135 पिकोमीटर है, जबकि एल्यूमिनियम का 143 पिकोमीटर है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है ये आ जाता है डी ऑर्बिटल के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, उसकी पोर शील्डिंग की वजह से। तो यहाँ से ये आप देख भी सकते हैं कि बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, तो गैलियम का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है, फिर इंडियम और थैलियम वो एक रेगुलर ट्रेंड में चल रहे हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले है आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी हमें पता है कि वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो आयोनाइजेशन इंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का भी ट्रेंड इतना प्रॉपर नहीं होता, मतलब वहाँ पे भी आपको कुछ डेविएशंस देखने को मिलती हैं। रीज़न सेम वही है कि लो स्क्रीनिंग इफेक्ट, डी और एफ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी स्क्रीनिंग ज़्यादा नहीं होती, इनके लो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से इनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी पे भी इफेक्ट होता है। तो स्टार्ट अगर हम करें बोरॉन से, तो बोरॉन जो है उसका साइज़ छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए बोरॉन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होती है, उससे कम एल्यूमिनियम की होती है। बाकी जो है एल्यूमिनियम और गैलियम में फिर दोबारा से वही बात आ जाती है कि गैलियम का साइज़ जो था वो थोड़ा छोटा हो जाता है और एल्यूमिनियम का बढ़ जाता है, जिस वजह से इनकी आयोनाइजेशन इंथैल्पीज़ पे भी इफ़ेक्ट होता है। होता बहुत माइनर है लेकिन इफ़ेक्ट होता है। जैसे अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो 577 किलो जॉल्स पर मोल होती है, लेकिन जो आपके पास गैलियम है इसकी 579। ये माइनर सा इफेक्ट होता है इनकी डी ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग की वजह से। इनके वैलेंस शेल में जैसे ऊपर हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखा कि 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहले आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो, उसके लिए जो एनर्जी हम देते हैं वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर सेकंड को रिमूव किया जाता है उसके लिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और फिर थर्ड को रिमूव किया जाता है तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड से ज़्यादा होती है और सेकंड जो है वो फर्स्ट से ज़्यादा होता है, यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। उसके बाद सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तो एनर्जी ज़्यादा देना पड़ती है, और थर्ड को रिमूव करना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है तो एनर्जी और ज़्यादा देना पड़ती है। अगर आप इन तीनों को, यानी ये आपके पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है बोरॉन की, ये सेकंड है और ये थर्ड है, अगर आप इन तीनों को ऐड करके टोटल आयोनाइजेशन इंथैल्पी फाइंड करें तो इनका सम काफ़ी हाई हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब अट्रैक्ट करने की एबिलिटी जो होती है उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो जनरल ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी यही होता है कि डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ डेविएशंस आप देखेंगे तो बोरॉन जो है उसका साइज सबसे छोटा होता है तो उसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, यानी इस ग्रुप में सबसे हाई जो होती है वो बोरॉन की होती है और वो 2.0 होती है। उसके बाद एल्यूमिनियम और गैलियम का जो जनरल ट्रेंड था वो हम देख चुके हैं कि गैलियम का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो थोड़ी सी हाई हो जाती है। सेम यही वाला जो थोड़ा से हाई वाला जो केस है वो आगे इंडियम और थैलियम का भी है। इसकी रीज़न भी सेम वही होती है कि यहाँ पे भी जो डी और एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनकी शील्डिंग पुअर होने की वजह से न्यूक्लियर जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्वाइट हायर हो जाती है, थोड़ी सी हाई हो जाती है। लेकिन एल्यूमिनियम जो है उसके अंदर डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो इस वजह से इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें बोरॉन की, तो बोरॉन एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है जो कि एक्सट्रीमली हार्ड होता है। एक्सट्रीमली हार्ड इसीलिए होता है कि साइज स्मॉल होता है, जिससे फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। ब्लैक कलर्ड सॉलिड है ये,
ये डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में एक्सिस्ट करता है। इसका अब चूँकि ये हार्ड होता है तो इस वजह से इसके मेल्टिंग पॉइंट्स भी काफ़ी हाई होते हैं। इस ग्रुप के बाकी मेंबर्स जो हैं उनमें से कुछ मेटेलिक फॉर्म में होते हैं और वो इस बोरॉन के मुकाबले में ज़रा सॉफ्ट होते हैं। जब सॉफ्ट होते हैं तो उनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी कम हो जाते हैं और मेटेलिक कैरेक्टर रखने की वजह से उनमें कंडक्शन भी हो जाती है। गैलियम जो है इसकी यूजुअली जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़रा कम होता है, 303 केल्विन। इसलिए समर्स में जब टेम्परेचर ज़रा ज़्यादा हाई होता है तो ये लिक्विड फॉर्म में भी आ जाता है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। इस वजह से इसको फिर टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। वो डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह वही होती है कि मैस चूँकि बड़ा होता है, डेंसिटी होती है मैस बाई वॉल्यूम, तो मैस इंक्रीज होने से यूजुअली डेंसिटी इंक्रीज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले हम इनके जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो हमने पता है कि इनके वैलेंस शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स थे तो ये +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन बोरॉन का साइज़ होता है स्मॉल। अभी हमने ऊपर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी तो वो भी क्वाइट हाई होती है, जिस वजह से बोरॉन आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देता। जब वो इलेक्ट्रॉन नहीं देता, नॉन मेटेलिक करेक्टर होता है उसका, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन देती नहीं है, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर की वजह से वो और अपने स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बोरॉन आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करता, इसलिए ये +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो फिर ये किस तरह की कंपाउंड फॉर्मेशन को प्रेफर करते हैं? ये आमतौर पे कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। एल्यूमिनियम जो है इसके मुकाबले में, बोरॉन के मुकाबले में ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, तो +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बाकी जो एलिमेंट्स हैं गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, वो +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, +3 की भी। अब +3 वाली बात तो समझ आ रही है कि वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो उनको बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करते हैं तो वो +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये +1 कैसे करते हैं? +1 वो तब करते हैं जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स s वाले बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं करते, यानी उनके वैलेंस शेल में होता है NS2 NP1, यानी s के अंदर 2 होते हैं और p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वो s वाले इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना करें, सिर्फ p वाले इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करें, तो उस केस में वो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है p के अंदर, तो +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन ये +1 वाला केस जो है ये बोरॉन के साथ नहीं होता। बोरॉन जो है वो कोविलेंटली बॉन्ड बनाता है, उसमें वो शेडिंग में तीनों इन्वॉल्व कर लेता है। ये जो +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट है ये होती है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? रिलक्टेंस ऑफ NS2 इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवाइनिंग D and F ऑर्बिटल्स ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट ये होता है कि जहाँ पे D and F ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनकी पुअर शील्डिंग की वजह से s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है, जिस वजह से वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। तो जब ये s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो सिर्फ p के इन्वॉल्व होंगे। p में इस केस में, इस ग्रुप के एलिमेंट्स के केस में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ट्राईवैलेंट स्टेट में जो बोरॉन है वो तब भी डेफिशिएंट होता है इलेक्ट्रॉन का। मशहूर ज़माना एग्जाम्पल BF3 हम देखते आ रहे हैं। तो BF3 में अगर आप देखें तो बोरॉन ने 3 फ्लोरीन्स के साथ बॉन्ड बना रखे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका ऑक्टा कंप्लीट नहीं होता। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि एक बॉन्ड की जगह पे होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इस केस में भी रहता है जब वो 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेता है बोरॉन। उस टाइम भी इसके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करने की, इसलिए ये लेविस एसिड के तौर पे भी एक्ट कर सकता है। लेविस एसिड जो हैं कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो BCl3 जो है जब किसी लेविस बेस के साथ रिएक्ट करता है, एज अ रिजल्ट डेटिव कोविलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। डेटिव कोविलेंट या कोऑर्डिनेट कोविलेंट का मतलब होता है कि जिसमें बॉन्डिंग के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो बेस प्रोवाइड कर रही होगी। तो इस तरह से जो स्पीशी बनती है, प्रोडक्ट बनती है, उसे कहा जाता है अडक्ट। तो ये BF3 है, ये आपके पास लेविस बेस अमोनिया है, अमोनिया के पास लॉन पेयर होता है, वो इसको डोनेट करेगा, इसके साथ शेयर करेगा, एज अ रिजल्ट एसिड बेस अडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। और इसके अलावा अगर बेस अवेलेबल ना हो तो ये डाइमराइज होकर भी खुद को स्टेबल कर लेते हैं। जैसे ये AlCl3 है,
एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो ये एल्यूमिनियम ये इसके साथ वाले 3 क्लोरीन, और ये दूसरा एल्यूमिनियम ये इसके साथ वाले 3 क्लोरीन। तो ये इस तरीके से लिंक करते हैं कि डाइमराइज हो जाते हैं, दो मॉलिक्यूल जो है वो जुड़ जाते हैं, जिससे इनका ऑक्टा जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और इस तरह से ये स्टेबल हो जाते हैं। रिएक्टिविटी टूवर्ड एयर के साथ इनके रिएक्शंस की बात करें तो बोरॉन आमतौर पे अनरिएक्टिव होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, वो आसानी से रिएक्शन नहीं करता। उसकी रीज़न वही होती है कि इसका स्मॉल साइज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़रा हाई होती है। तो एल्यूमिनियम जो है, ये हमने बोरॉन की बात की, एल्यूमिनियम जो है जब इसका एक्सपोजर होता है एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये अपने ऊपर ऑक्साइड की कोटिंग कर लेता है, जिस वजह से अब सरफेस के ऊपर जब ऑक्साइड की कोटिंग हो जाएगी तो बाकी जो इंटरनल शीट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। इमॉर्फस बोरॉन एंड एल्यूमिनियम जो है, जब आप इसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करें, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं करती, लेकिन अगर आप टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो उस केस में ये एयर में मौजूद गैसेस के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड और नाइट्राइड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर ऑक्सीडेशन करवाओगे, जो भी एलिमेंट आपके पास इस ग्रुप का है उसकी ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो नाइट्राइड बन जाएगा। जो ऑक्साइड्स होते हैं इस ग्रुप के एलिमेंट्स के, उनकी नेचर एसिडिक भी होती है, कुछ की बेसिक होती है और कुछ की एम्फोटेरिक होती है। अब एसिडिक ऑक्साइड का मतलब ये होता है कि आपने उस ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस करवानी है, अगर एज अ रिजल्ट आपको एसिड्स मिले तो इसका मतलब है कि ऑक्साइड की नेचर एसिडिक है। जैसे अगर आप बोरॉन ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस करवाएं तो आपको बोरिक एसिड मिलेगा, और चूंकि ये एसिड है तो इसका मतलब है बोरॉन के ऑक्साइड की नेचर जो है वो एसिडिक होती है। इस तरह से एम्फोटेरिक वो होते हैं जिनका आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो वो ऑक्साइड बेस के तौर पे एक्ट करेंगे, अगर आप उनका रिएक्शन बेस के साथ करवाओगे तो वो एसिड के तौर पे एक्ट करेंगे। तो इस तरह के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। इस ग्रुप में जैसे एल्यूमिनियम, गैलियम वगैरह ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड शो करते हैं, और जो लोअर मेंबर्स हैं उनका चूंकि बेसिक करेक्टर ज़रा बढ़ जाता है मेटेलिक करेक्टर बढ़ने की वजह से, तो मेटल्स के ऑक्साइड की जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वो बेसिस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए लोअर मेंबर्स जो हैं उनके अंदर चूंकि मेटेलिक करेक्टर डोमिनेंट होता है इसलिए उनके ऑक्साइड्स की नेचर बेसिक होती है। रिएक्टिविटी टूवर्ड एसिड्स एंड अल्कलीज, बोरॉन की अगर हम बात करें तो बोरॉन आसानी से रिएक्ट नहीं करता एसिड या अल्कलीज के साथ मॉडरेट टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर पे आप करवा सकते हैं। एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट कर लेता है डिफरेंट एसिड्स के साथ, लाइक HCl, H2SO4 वगैरह के साथ, और हाइड्रोजन गैस वहाँ से लिबरेट करवा देता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ एल्यूमिनियम का रिएक्शन नहीं होता। उस केस में ये अपने ऊपर ऑक्साइड की जो इतनी मतलब लेयर इसने बनाई होती है वो इसको प्रोटेक्ट करती है, इसको नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करने देती। इसलिए अगर आपने नाइट्रिक एसिड को कहीं एक ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह, तो आप इस तरह के कंटेनर्स में कर सकते हैं, एल्यूमिनियम मेड कंटेनर्स में, लेकिन बाकी एसिड के साथ जो ये रिएक्ट कर जाते हैं इसलिए उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप एल्यूमिनियम कंटेनर्स यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर HCl के साथ आप इसका रिएक्शन करवाएं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा AlCl3 के अंदर, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में, और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। हाँ, वो जो एल्यूमिनियम क्लोराइड आपके पास बनेगा, अगर मीडियम एक्वस है तो वो आयोनाइज हो जाएगा, क्योंकि चूंकि वो सॉल्ट है, और आयोनाइज होगा तो आपके पास एल्यूमिनियम आयन अलग हो जाएगा और क्लोराइड आयन अलग हो जाएंगे। नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्शन नहीं करता, वो हम देख चुके हैं कि इसके ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग जो होती है ऑक्साइड की, इस वजह से। एल्यूमिनियम एसिड के साथ हमने रिएक्शन इसका देख लिया है HCl के साथ करवा के कि ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है। इसका अगर आप बेस के साथ रिएक्शन करवाओगे एक्वस मीडियम में तो भी ये रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है आपके पास सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, ये जो है इनका नोमेनक्लेचर, इस तरह के कंपाउंड का जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं उनका नोमेनक्लेचर ये आगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हम देखेंगे। बड़ा इजी सा होता है कि आप लोगों ने सबसे पहले केटाइन का नेम लिखना होता है, तो यहाँ पे केटाइन सोडियम है, उसके बाद जो लिगेंड्स होते हैं मेटल के साथ अटैच, यहाँ पे हाइड्रोक्सो है 4 हाइड्रोक्सो, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। एल्यूमिनेट की सूरत में लिखते हैं कि अगर आपके इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो ये बाकी सारे रूल्स हम डिटेल के साथ देखेंगे आगे। जो 3 है ये इस सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। उसके बाद है रिएक्टिविटी टूवर्ड हैलोजन, तो हैलोजन के साथ जब आप इनका रिएक्शन करवाते हैं तो ये हैलाइड्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे बोरॉन का आप करवाते हैं तो BF3 या BCl3 बन जाएगा, अगर आप एल्यूमिनियम का करवाओगे तो AlCl3 या AlF3, तो जो भी आप हैलोजन यूज़ करेंगे उसके रिस्पेक्ट में ये
उसके साथ रिएक्शन करके हैलाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन थैलियम आयोडाइड नहीं बनता। ये एक्सेप्शन यहाँ पे माइंड में रखिएगा, ये भी MCQs में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट ट्रेंड एंड एनॉर्मलिस प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरॉन। बोरॉन जो है वो ट्राइक्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स या आयोडाइड्स की फॉर्मेशन करता है और इसके कंपाउंड की नेचर ज़्यादातर कोवेलेंट होती है, क्योंकि आपके पास बोरॉन खुद भी नॉन मेटल है और जो बोरॉन है ये मैक्सिमम इसका एटॉमिक नंबर ही चूँकि 4 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरॉन का 5 होता है, तो ये मैक्सिमम जो बॉन्ड बना सकता है एक सेकेंड, आवाज़ आ रही है आपको? मैम आ रही है। अच्छा, मेरी साइड पे थोड़ा सा सिग्नल का इशू हुआ है, 1 मिनट रुकिए जी। तो हम क्या कह रहे थे कि जो मैक्सिमम कोवैलेंसी बोरॉन शो कर सकता है ये 4 तक की है। ये आगे हम इसके कंपाउंड्स देखेंगे जिसमें इसने 4 बॉन्ड्स बना रखे होंगे, क्योंकि इसने अपना ऑक्टा कंप्लीट करना है। ये हम कोवैलेंसी की बात करें जब ये दूसरे एटम के साथ लिंक करके अपना वैलेंसी को कंप्लीट, अपने ऑक्टा को कंप्लीट करेगा। तो जैसे BF3 में इसका ऑक्टा कंप्लीट नहीं है, उस टाइम इसने 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं, लेकिन फर्दर एक की कमी है। तो मैक्सिमम ये अगर 4 बॉन्ड बना ले तो इसका ऑक्टा जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और आमतौर पे ये डाइमराइज भी हो जाता है, जिसमें इनके मॉलिक्यूल आपस में ही डाइमराइज होकर खुद को स्टेबल कर लेते हैं। वो भी हम आगे देखेंगे, और ये ब्रीचिंग के थ्रू भी खुद को स्टेबल करते हैं। वो ब्रीचिंग क्या है वो भी नेक्स्ट हम देखेंगे। तो उसके बाद है आपके पास बोरेक्स। ये कुछ कंपाउंड्स हैं बोरॉन के, जिनमें सबसे पहला है बोरेक्स जो कि सॉल्ट होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन, जो कि वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसका फार्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। एक तो ये फार्मूला डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, दूसरा ये पूछा जा सकता है कि अगर आप इस बोरेक्स की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो उस रिजल्ट में जो सॉल्यूशन मिलता है उसकी नेचर अल्कलाइन होती है या एसिडिक होती है। तो जब आप बोरेक्स की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो एज अ रिजल्ट आपको दोनों चीज़ें मिलती हैं, एसिड भी मिलता है और बेस भी मिलती है। जब बोरेक्स हाइड्रोलाइज होता है तो इसके रिजल्ट में आपको मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में ऑर्थोबोरिक एसिड। अब जब इस तरह का केस हो आपके पास कि जिसमें प्रोडक्ट में एसिड भी है बेस भी है, तो फिर कंपैरेटिव स्ट्रेंथ को देखा जाता है सॉल्यूशन की नेचर फाइंड करने के लिए। तो अब कंपैरेटिव स्ट्रेंथ जो होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की डोमिनेंट होती है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड या सिंपल बोरिक एसिड जो है ये इसके मुकाबले में वीक एसिड होता है। तो इसलिए इस सॉल्यूशन की नेचर जो होती है वो अल्कलाइन होती है। जब आप बोरेक्स को हीट करते हैं तो सबसे पहले तो ये होता है कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसके साथ मॉलिक्यूल अटैच हैं ये रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऑन हीटिंग बोरेक्स फर्स्ट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड स्वेल अप। जब आप इसको फर्दर हीट करेंगे, मतलब पहले स्टेप में आपने उसको हीट किया तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो गए। नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि आप उसको मज़ीद हीट करते हैं, जिससे वो कन्वर्ट हो जाता है सोडियम मेटाबोरेट में और बोरिक एनहाइड्राइड में। ये जो बोरिक एनहाइड्राइड बनता है यही बोरेक्स बीट टेस्ट में यूज़ होता है। ये बोरेक्स बीट टेस्ट जो होता है ये स्पेशली ट्रांजिशन मेटल्स जो होती हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए लैब में परफॉर्म करवाया जाता है। इस बोरेक्स बीट टेस्ट में होता ये है कि जो ट्रांजिशन मेटल है वो एक स्पेसिफिक कलर शो करती है। कलर का जो मतलब जो बीट बनता है ना वो एक स्पेसिफिक कलर का बनता है, और वो कलर जो है उस मेटल की आइडेंटिफिकेशन होती है, क्योंकि हर मेटल जो है एक मखसूस कलर का बीट प्रोड्यूस करती है। वो बीट बनता यूँ है कि आपने पहले बोरेक्स को लेना है, उसको हीट करना है। आप उसको हीट करोगे, फर्स्ट स्टेप में वाटर रिमूव होगा, सेकेंड स्टेप में वो डिकम्पोज होगा बोरिक एनहाइड्राइड में, B2O3 एंड सोडियम मेटाबोरेट में। तो जो बोरिक एनहाइड्राइड है ये फर्दर उस मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, उसी के ऑक्साइड में। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट को ऑक्सीडाइज करवा देगा कोबाल्ट ऑक्साइड में, और इस रिजल्ट में जो बीट की फॉर्मेशन होगी वो मखसूस कलर का होगा, और उसी कलर को से हम कंफर्म करेंगे कि ये कौन सी ट्रांजिशन मेटल है। बोरेक्स के बाद सेकंड है आपके पास ऑर्थोबोरिक एसिड। ये वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अगर आप इसको टच करें तो ज़रा सोपी सा इसका टच होता है।
पानी के अंदर सेपरेटली सॉल्युबल होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे, लेकिन अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। इसको आप बनाते यूँ हैं कि बोरेक्स के सॉल्यूशन को एसिडिफाई कर देते हैं आप। बोरेक्स के अंदर आपने डाल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो होगा ये कि आपके पास ये सोडियम क्लोरीन के साथ मिलके बना देगा सोडियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन इस बोरॉन ऑक्सीजन के साथ मिलके कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्थोबोरिक एसिड यानी H3BO3 में, और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये है ऑर्थोबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, जिसमें बोरॉन के साथ डायरेक्टली तीनों साइड पे ऑक्सीजन अटैच होते हैं और हर ऑक्सीजन के साथ प्रोटॉन या हाइड्रोजन अटैच होती है। तो अब चूंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो लेयर्ड या चेन्स की फॉर्म में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। बोरिक एसिड जो है एक वीक मोनोबेसिक एसिड होता है। ये मोनोबेसिक एसिड का क्या मतलब है? एक्चुअली होता यह है कि H3BO3 जो है वो अपना प्रोटॉन रिमूव नहीं करता, बल्कि वो बेस से हाइड्रोक्सिल आयन एक्सेप्ट करता है। यानी इसको हम जो बोरिक एसिड को एसिड कह रहे होते हैं वो इस सेंस में कह रहे होते हैं कि बेसिस जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करती हैं, और यहाँ पे बोरिक एसिड उस हाइड्रोक्सिल को एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो हाइड्रोक्सिल एक्सेप्टर या हाइड्रोक्सिल से जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की वजह से इसको हम मोनोबेसिक एसिड कह रहे होते हैं। यानी ये आप ऐसे समझ लें कि 1 मोल हाइड्रोक्सिल जो है ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट ये आपके पास ये हाइड्रोक्साइड आयन के फॉर्म में आ जाएगा, और बाकी जो है आपको हाइड्रोनियम आयन मिल जाएगा। वो हाइड्रोनियम आयन इसी वाटर के आपने 2 मॉलिक्यूल यूज़ किए हैं, तो H2O एक जो है आपके पास प्रोटॉन यहाँ से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल में ऐड होकर हाइड्रोनियम आयन बना देगा। जो हाइड्रोक्सिल यहाँ से निकलेगा वो इस बोरिक एसिड में ऐड हो जाएगा, जिस वजह से हम इसको कहते हैं ये मोनोबेसिक एसिड है। अगर आप इसको हीट करते हैं तो इसमें से वाटर रिमूव होने लग जाता है। यानी आप ऑर्थोबोरिक एसिड को अगर हीट करेंगे 370 केल्विन तक, तो ये पहले स्टेप में कन्वर्ट होगा मेटाबोरिक एसिड में। अगर आप इसको मज़ीद हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बोरिक एनहाइड्राइड में B2O3 में। उसके बाद है डाइबोरेंस। ये डाइबोरेंस क्या है? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग बोरॉन ट्राइफ्लोराइड विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन डाईइथाइल ईथर कि BF3 आपने लेना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आपने उसका रिएक्शन करवाना है। यहाँ पे जो कैरियर या सॉल्वेंट होता है वो डाईइथाइल ईथर यूज़ होता है, तो इसके रिजल्ट में आपको यहाँ से मिलता है B2H6 जिसे हम बोल रहे होते हैं डाइबोरेन। बाकी लिथियम की फ्लोरिनेशन होती है तो ये लिथियम फ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, और एल्यूमिनियम की फ्लोरिनेशन होती है तो एल्यूमिनियम फ्लोराइड। जो आपकी मेन प्रोडक्ट है यहाँ पे वो ये है B2H6 जिसे हम बोलते हैं डाइबोरेन। इसी डाइबोरेन को अगर आपने बनाना हो लैब के अंदर तो आमतौर पे जो मेथड यूज़ किया जाता है वो ऑक्सीडेशन करवाई जाती है सोडियम बोरोहाइड्राइड की आयोडीन के साथ। सोडियम बोरोहाइड्राइड की जब ऑक्सीडेशन होती है आयोडीन के साथ तो इसके रिजल्ट में भी आपको B2H6 यानी डाइबोरेन मिल जाता है। बाकी जो है सोडियम आयोडाइड और ऐसा बाई प्रोडक्ट बनती है और हाइड्रोजन गैस इस केस में इवॉल्व होती है। ये भी MCQs में पूछा जा सकता है। गैस कौन सी इवॉल्व होती है? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करें तो डाइबोरेन जो है इंडस्ट्रियल स्केल पे या लार्जर स्केल पे जब आपने प्रोड्यूस करवाना हो तो आप रिएक्शन करवाते हैं BF3 का बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का सोडियम हाइड्राइड के साथ 450 केल्विन पे। तो ऐसा रिजल्ट यहाँ से आपको सोडियम फ्लोराइड रिमूव हो जाते हैं और बाकी हाइड्रोजन और बोरॉन मिलके डाइबोरेन में कन्वर्ट हो जाते हैं यानी B2H6 में। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये कलरलेस गैस है, हाईली टॉक्सिक होती है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 180 केल्विन होता है। ये बड़ा स्पॉन्टेनियसली फायर को कैच करती है अगर आप इसका एक्सपोजर करवाते हैं एयर के साथ। तो जब ये बर्न होती है तो हीट भी काफ़ी ज़्यादा रिलीज होती है, अबाउट 1976 किलो जूल्स पर मोल, और जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ये कन्वर्ट किस में हो जाती है अपने एनहाइड्राइड में, और वाटर इसमें से कम्प्लीटली रिमूव हो जाते हैं। बोरेन्स आर रेडियली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू गिव बोरिक एसिड। अगर आप इसको ऐड करते हैं वाटर के अंदर यानी इस डाइबोरेन की अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ऐसा रिजल्ट आपको बोरिक एसिड ही मिलेगा। आप इनके ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस करवाएं यानी आप अगर बोरॉन ऑक्साइड लें आप उसकी हाइड्रोलिसिस करवाएं तो भी आपको बोरिक एसिड मिलता है। अगर आप हाइड्राइड लेंगे उसकी हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में भी आपको बोरिक एसिड ही मिलेगा, साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। डाइबोरेन्स जो हैं
ये क्लेवेज रिएक्शन भी क्लीव भी हो जाती है, क्लेवेज रिएक्शन भी शो करती हैं जब आप इनमें कोई लेविस बेस ऐड करते हैं, तो वही एज अ रिजल्ट अडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो ये है डाइबोरिन। आपके पास इस डाइबोरिन के अंदर जब आप ऐड करोगे लेविस बेस तो होगा ये क्लीवेज आपके पास सिमेट्रिकल भी हो सकती है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकती है। यानी बॉन्ड अगर यहाँ से क्लीव होगा तो इस बोरॉन के साथ जो एक बॉन्ड कम हुआ है उसके जगह पे फिर अमाइनो ग्रुप जो है वो अटैच हो जाते हैं। वो इस तरह से कि जैसे यहाँ पे अगर आप देखें हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज जो हो रही है या अनसिमेट्रिकल आप इसको कह लें कि इस बोरॉन के साथ चारों साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, लेकिन इस वाले बोरॉन के 2 बॉन्ड्स कम होंगे तो वहाँ पे अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह से वो फिर अडक्ट की फॉर्मेशन होगी, यानी अमाइनो जो है अमोनिया जो है वो अपना लॉन पेयर इसको डोनेट करके इसको स्टेबल करेगा। डाइबोरिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है डाइबोरिन का, जिसमें 2 तरह के हाइड्रोजन्स आपको देखने को मिलते हैं। एक ये वाले हाइड्रोजन है जिन्हें हम बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन्स, और ये आपके पास 2 टर्मिनल हैं और ये इस साइड वाले जो 2 हैं ये टर्मिनल हैं। दरमियान में जो 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं इन्हें बोला जाता है ब्रिज्ड हाइड्रोजन। तो ये जो ब्रिज्ड हाइड्रोजन होते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं जिसे बोलते हैं बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड। ये बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड जो है इसकी फॉर्मेशन के रूल ज़रा डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे आपने जो चीज़ माइंड में रखनी है, ये ब्रिज बॉन्ड हम उसको बोल रहे हैं जहाँ पे 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। 3 सेंटर का मतलब है कि एक एटम आपके पास बोरॉन का है, फिर हाइड्रोजन है और फिर बोरॉन। इस तरह से ये 3 सेंटर्स बनते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, क्योंकि बोरॉन के अगर आप देखें ना तो जब इसमें हाइब्रिडाइजेशन आप इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो उसमें आप ये नोटिस करेंगे कि बोरॉन के पास एक हाइब्रिडाइज्ड एम्प्टी ऑर्बिटल होता है जो कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ इंट्रैक्ट करके इस टाइप का बॉन्ड बना लेते हैं जिसे हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड। बाकी जो इसके ये वाले बॉन्ड हैं जो कि टर्मिनल हाइड्रोजन के साथ है ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन जो ब्रिज्ड हाइड्रोजन के साथ है ये बनाना बॉन्ड होता है या बेंट बॉन्ड होता है। बोरॉन जो है ऑल्सो फॉर्म अ सीरीज ऑफ हाइड्रिडोबोरेट्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज टेट्राहेड्रल। अगर BH3 के अंदर आप हाइड्राइड को ऐड करेंगे तो वो टेट्राहाइड्राइड के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। लिथियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर हम रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करवाएंगे और खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। यूजेस की बात करें तो बोरॉन फाइबर्स जो हैं वो बुलेट प्रूफ जो वेस्ट वगैरह होती हैं उनको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो लाइट कंपोजिट मटेरियल्स एयरक्राफ्ट वगैरह के लिए बनाने होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। बोरॉन 10 जो आइसोटॉप होता है इसका, उसके अंदर एबिलिटी होती है न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने की, इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। डिफरेंट कंपाउंड्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइक आप बोरेक्स बनाना चाहते हैं तो आपको बोरॉन की ज़रूरत पड़ेगी, आप बोरिक एसिड बनाना चाहते हैं आपको बोरॉन की ज़रूरत पड़ेगी। आप हीट रेजिस्टेंट गिलास पायरेक्स वगैरह जो होते हैं उनको बनाने के लिए, गिलास वूल फाइबर गिलास बनाने के लिए बोरॉन यूज़ किया जाता है। फ्लक्स वगैरह के लिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर फ्लक्स के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है, और इस तरह से माइल्ड से एंटीसेप्टिक एजेंट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है बोरॉन के एक्वा सॉल्यूशन को। ऑर्थोबोरिक एसिड का मेनली वो सॉल्यूशन होता है। एल्यूमिनियम के यूजेस की